नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आए हैं हम एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस है जिसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो हमारी एक नई पहल जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए एनक्लेक्स से क्वेश्चन कराने की, वो आज चालू हो रही है। तो आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ज़रूर जाते हैं। और नॉर्सेट एग्ज़ाम्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एनक्लेक्स बेसिक क्वेश्चन भी आप कराइए, क्योंकि पी आर यादव जो हमारी सीरीज़ थी वो काफ़ी हिट रही थी। उसके बाद में हमने एनक्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आप सभी के सामने एनक्लेक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ और इसके रैशनल भी बताऊंगा कि आंसर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, अब पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक नर्स है जो किसी क्लाइंट की कैरिंग कर रही है, क्या केयर कर रही है, जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया गया है। यानी कि कोई पेशेंट है जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया गया है, यानी कि उसको क्या हो चुका है, हाइपोफाइसेक्टोमी सर्जरी हो चुकी है। तो नर्स पर्टिकुलरली अलर्ट किस लिए करेगी, पेशेंट को किस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगी नर्स, उस पेशेंट के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देते हैं उसको कहा जाता है हाइपोफाइसेक्टोमी। उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसके बाद में आप क्या करते हैं, क्या एब्डोमिनल टेंडरनेस आएगा, मसल टिटनी आएगी, ओलिगोरिया आएगा, नेजल कंजक्शन आएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसके लिए अलर्ट रहेंगे, हमेशा नेजल कंजक्शन के लिए अलर्ट रहेंगे। अब नेजल कंजक्शन के लिए क्यों अलर्ट रह रहे हैं, क्योंकि आपसे पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यूजुअली डन की जाती है कौन सी अप्रोच से, ये की जाती है ट्रांस फिनोइडल अप्रोच। ठीक है, ट्रांसफोइडल अप्रोच मतलब कि बाय नेजल रूट से जो है आप पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफिनोइडल अप्रोच। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप जब भी किसी पेशेंट की पिट्यूटरी ग्लैंड को नेजल रूट के माध्यम से निकाल रहे हैं, ट्रांसफिनोइडल अप्रोच के थ्रू निकाल रहे हैं, नेजल जो एरिया है वहां से निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके एयरवे के अंदर कोई फर्दर इंटरफेरेंस आ जाए, कोई रुकावट आ जाए। इसलिए जो है आप सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों ऑप्शन में से ये ध्यान रखेंगे कि नेजल कंजक्शन तो नहीं है, सर्जरी करने के बाद में नेजल जो एरिया है, जो रूट है नेजल वाला, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं है, ताकि आप पेशेंट को जो हाँ, आप जो एयरवे है जो क्लियर हो सके और उस पेशेंट को आप बचा सके। इसलिए नेजल कंजक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट साइन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के बाद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नर्स अलर्ट रहेगी कि पेशेंट को नेजल कंजक्शन ना हो। तो इसलिए आंसर जो ए है ये सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए क्लाइंट विद कैंसर इज एडमिटेड टू द ऑन्कोलॉजी, यानी कि कैंसर वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट है, उसका लैब इन्वेस्टिगेशन कराई गई है, तो उसका हीमोग्लोबिन जो है ये आया है 12.6, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है उसका 6500 है, पोटेशियम का लेवल पता किया सीरम पोटेशियम का तो 1.9 आया है, और यूरिक एसिड का लेवल पता किया तो 7.0 आया है, और सोडियम का लेवल पता किया है तो 136 आया है। प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का काउंट 1,78,000 है। तो नर्स इवेलुएट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विद द फॉलोइंग। ये सभी चीज़ें आपके सामने दी गई है किसी कैंसर वाले पेशेंट के लिए जो कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट है। तो इन पेशेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता करेगी, यानी कि नर्स जो है ये पता क्या लगाएगी कि जो क्लाइंट है वो किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि पेशेंट को क्या हो सकता है। तब जाकर ये जो है सारी रीडिंग देखने को मिलती है, यानी कि इस रीडिंग को देखते हुए क्या चीज़ पेशेंट को हो सकती है। क्या उसको हाइपर नेट्रीमिया हो सकता है, क्या उसको हाइपोकैलीमिया हो सकता है, क्या उसको माइलो सप्रेशन है, या फिर ल्यूकोसाइटोसिस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर पोटेशियम का लेवल जो है क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पोटेशियम का लेवल यहाँ पर कम है, तो ये हाइपोकैल्शियमिया का साइन होता है। और दूसरी बात की जाए, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब नॉर्मल लिमिट के अंदर है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पोटेशियम का लेवल जो है आपका कम है, इस वजह से इस पेशेंट का सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो सही उत्तर आपने देखा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
A 24-year-old female client is scheduled for a surgery of in the morning. Which of the following is the primary responsibility of the nurse? एक नर्स है जो किसी पेशेंट की केयर कर रही है जिसकी सर्जरी जो है सुबह होनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए उस नर्स की उस पेशेंट के प्रति, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हो जाएगी, सुबह होने वाली है, तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या वो वाइटल साइंस देखेगी, क्या वो परमिट ऑब्टेन करेगी, या फिर प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगी, या फिर लैब वर्क को चेक करेगी? जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए इन चारों में से कौन सी होती है, वो होती है आपकी टेकिंग द वाइटल साइन। वाइटल साइन को लेना ये सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर बात की जाए तो ये डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू नर्स, ठीक है। लेकिन वाइटल साइन टेक करना ये इंपॉर्टेंट जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की ही होती है। इसलिए चारों ऑप्शन को सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, नहीं नर्स का ही काम होता है वाइटल साइन को लेने का, ठीक है, सर्जरी से पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम। एक नर्स है जो इमरजेंसी रूम में काम कर रही है। एक नर्स है जो इमरजेंसी रूम में काम कर रही है। व्हेन ए क्लाइंट अराइव्स, जब ये क्लाइंट आता है, सीवियर बर्न्स ऑफ द लेफ्ट आर्म, हैंड्स, फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड बी रिसीव प्रायोरिटी। एक नर्स है जो कि पेशेंट जो है किस में काम कर रही है? इमरजेंसी रूम में काम कर रही है। एक क्लाइंट आता है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लेफ्ट आर्म में हुआ है, और फेस में हुआ है, हैंड्स में हुआ है, नेक में हुआ है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी नर्स की क्या होनी चाहिए इस समय पर? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्या आईवी लाइन को स्टार्ट करना, या ऑक्सीजन देना, या फिर ब्लड गैस को ऑब्टेन करना, या फिर मेडिकेशन करना क्लाइंट को? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग जाएंगे इसमें, लेकिन इसमें प्रायोरिटी चीज़ पूछी गई, सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहला कार्य आपका होता है कि ऑक्सीजन अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहला होता है कि ऑक्सीजन अप्लाई करना किसी भी पेशेंट को। दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पेशेंट है वो सीवियरली बर्न हो चुका है और उसके एयरवे का असेसमेंट करना है और उसको सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। क्योंकि आप जब पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे तो उसके जो एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा, एयरवे के थ्रू उसको ऑक्सीजन चली जाएगी, और इसके बाद में जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप दे सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपको ऑक्सीजन देना होता है, इसलिए आंसर जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज विजिटिंग ए होम हेल्थ क्लाइंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस। एक नर्स है जो कि होम हेल्थ क्लाइंट को क्या कर रही है? केयर दे रही है, विजिट कर रही है उसके क्लाइंट पे जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, मतलब कि उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, ठीक है। द क्लाइंट हैज ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एलिंड्रोनेट, यानी कि फोसामैक्स। यानी कि एक क्लाइंट है जिसकी केयर करने जा रही है, होम विजिट के लिए जा रही है, और नर्स है हेल्थ क्लाइंट के लिए जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है जिस क्लाइंट को, और उसको कौन सी दवा चल रही है? एलिंड्रोनेट दवा चल रही है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट। तो इस दवा को लेकर नर्स पेशेंट को क्या चीज़ बताएगी कि भाई इस दवा को किस प्रकार से यूज करना है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रेस्ट इन द बेड आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। आपको ये दवा लेने के बाद में कम से कम 30 मिनट तक बेड पर ही रहना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अवॉइड रैपिड मूवमेंट आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन। आपको इस दवा को लेने के बाद में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना है, मूवमेंट को अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, टेक द मेडिकेशन विथ वाटर ओनली। आपको इस मेडिसिन को सिर्फ वाटर के साथ ही लेना है। और फोर्थ है, अलाउ एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिकेशन। मतलब कि आपको 1 घंटे का मिनिमम समय चाहिए कोई भी दूसरी मेडिकेशन लेने के लिए, 1 घंटे का गैप होना आवश्यक है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब भी आप एलेंड्रोनेट या फोसामैक्स मेडिसिन को ले रहे हैं तो हमेशा देखो इस मेडिसिन को वाटर के साथ लेना है। टेक ए मेडिकेशन विथ वाटर ओनली, वाटर के साथ ही लेना है इस दवा को, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इस मेडिसिन को लेने के बाद में आपको अपराइट सीधा बैठ जाना है और 30 मिनट तक इस मेडिकेशन को लेने के बाद में
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप जो है इस पेशेंट को बोलिए कि इस दवा को आप क्या लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि भाई पानी के साथ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस दवा को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की। द नर्स इज मेकिंग द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन द क्लाइंट विथ C5 फ्रैक्चर एंड क्रचफील्ड टोंग्स, विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड। एक नर्स है जो कि इनिशियल राउंड ले रही है क्लाइंट का, जिसको C5 का फ्रैक्चर हुआ है और उसको क्रचफील्ड टोंग्स आपने दिए हुए हैं। तो कौन सा इक्विपमेंट जो हमेशा बेड के साइड में रहना चाहिए ऐसे वाले पेशेंट्स के अंदर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए आपसे तो आपको क्या करना है, हमेशा टॉर्क रेज को हमेशा उसके साइड में रहना चाहिए बेड के। ठीक है, टॉर्क रेज को हमेशा बेड के साइड में रहना चाहिए, ताकि जो स्क्रूज है, जो टॉर्च रेक एक प्रकार की टॉर्क रिंच रिंच होता है ना पाना, तो टॉर्क रिंच का पाना हमेशा होना चाहिए आपके पास में। क्यों होना चाहिए? ताकि आप जो बेड साइड के साइड में इसलिए होना चाहिए ताकि जो आप रेंच को कंट्रोल करने के माध्यम से जो है स्क्रू को टाइट कर सके और क्या कर सके, लूज कर सके जैसे कि आपको आवश्यकता हो। इसलिए टॉर्क रेंच पाना जरूर आपके बेड के साइड में होना चाहिए ऐसे पेशेंट की केयर जब कर रहे हैं आप, जिसको क्या हुआ है, C5 फ्रैक्चर हुआ है और उसको क्रचफील्ड टोंग यूज करने के लिए दी गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। एक इन्फेंट वेट 7 पाउंड्स एट बर्थ, एक इन्फेंट है जिसका वेट जो है 7 पाउंड है बर्थ के टाइम पे। ठीक है, और द एक्सपेक्टेड वेट बाय द 1 ईयर शुड बी, तो 1 साल पे उसका कितना रहेगा, वजन कितना रहेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, 1 साल पर जो वजन है वो कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वजन है 1 ईयर पर जो है कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कि उसका वजन 1 साल पे 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर बेबी का वेट 7 पाउंड्स है तो 1 साल पे कितना हो जाएगा उसका, 21 पाउंड्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 21। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द इविंग कार्सिनोम सार्कोमा, क्लाइंट है जो एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, क्या हुआ है इसको, इविंग सार्कोमा हुआ है। तो कौन से सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे ड्यू टू दिस ट्यूमर लोकेशन, उसके ट्यूमर जो है सार्कोमा जिस पेशेंट को हुआ है उसके ट्यूमर जो एरिया है वहाँ पर किस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सार्कोमा इज ए टाइप ऑफ बोन कैंसर, सार्कोमा जो होता है वो बोन कैंसर का टाइप होता है, इसलिए बोन पेन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, बोन का ट्यूमर है, बोन का कैंसर है, तो बोन पेन तो देखने को ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोन पेन जो है ट्यूमर के साइड पर देखने को मिलता है, इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाता है, बोन पेन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एपिलेप्सी वो इज बीइंग ट्रीटेड विद कार्बेमेजापिन, यानी कि टैगेट्रोल दवा चल रही है, एक पेशेंट की केयर कर रही है क्लाइंट जिसको क्या है हुआ है, एपिलेप्टिक सीजर्स आ रहे हैं और उसको कार्बेमेजापिन दवा चल रही है। तो कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू जो है माइट बी इंडिकेटिंग द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, यानी कि कौन सा साइड एंड सिम्टम्स दिखाई देगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को इस दवा का साइड इफेक्ट होना चालू हो गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो टॉगेट्रोल दवा है वो क्या करती है, बोन मेरो को सप्रेस करती है और वाइट ब्लड सेल के काउंट को भी कम करती है। यानी कि बात की जाए ये WBC काउंट अगर कम हो जाएगा, यानी कि WBC काउंट 2000 आ रहा है पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो ये बहुत बढ़िया साइन होता है पता लगाने के लिए कि जो ये दवा है इसका साइड इफेक्ट चालू हो चुका है। तो ये दवा का साइड इफेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है, जब भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि WBC काउंट को कम करती है इसलिए इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो 2000 पर क्यूबिक मिलीलीटर मतलब कि WBC काउंट कम हो गया है, तो इंपॉर्टेंट साइन होता है किसका, साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स का। नेक्स्ट बात करते हैं। ए 6 month old क्लाइंट इज एडमिटेड विद पॉसिबल इंट्रूससेप्शन,
देखिए दोस्तों, एक 6 मंथ का बच्चा है जिसको इंट्रोसेप्शन हुआ है, ठीक है। विच क्वेश्चन ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री इज लीस्ट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायग्नोसिस। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि लीस्ट हेल्पफुल है, यानी कि ज़्यादा काम की नहीं है। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी क्लाइंट के बारे में, किसी बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी बच्चे के पिताजी या माताजी से, तो कौन सी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही कम उपयोगी होगा इंट्रोसेप्शन बीमारी से, इंट्रोसेप्शन कंडीशन से रिलेटेड, वो आपको पता लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? टेल द अबाउट हिज पेन, इस पेश के पेन के बारे में बताइए। व्हाट डस इज वोमिट लुक लाइक, इसका वोमिट किस प्रकार का होता है। इसकी यूजुअल डाइट के बारे में बताइए। या फिर हैव यू नोटिस चेंजेस इन एब्डोमिनल साइज। तो कौन सा उत्तर, कौन सा प्रश्न जो है इस बीमारी से लगभग लीस्ट हेल्पफुल होने वाला है जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी पेशेंट से, पेशेंट के पिताजी या माताजी से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल कम उपयोगी लग रहा है मुझको इस बीमारी से रिलेटेड। डिस्क्राइब द यूजुअल डाइट। अब यूजुअल डाइट क्या हो गई? आप सभी को पता है कि यूजुअल डाइट क्या हो सकती है। 6 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ का बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो करेगा ना, ठीक है। इसकी क्या यूजिंग डाइट पूछ रहे हैं आप, इसकी क्या यूजुअल डाइट पूछ रहे हैं? 6 मंथ का बच्चे, 6 मंथ तक तो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा क्या ले सकता है वो? तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, ये कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है आपको इन चीज़ों के बारे में। पेन के बारे में आप पूछ सकते हैं, वॉमिटिंग कैसी हो रही है ये पूछ सकते हैं, और कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि आपके बच्चे के एब्डोमिनल साइज के अंदर, ये भी आप पूछ सकते हैं, जो कि इंट्रोसेप्शन बीमारी से मेल खाता है। लेकिन यूजुअल डाइट पूछना 6 मंथ के बच्चे के अंदर, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन जो है ये लीस्ट हेल्पफुल प्रतीत होता है एज कम्पेयर टू थर्ड 3 ऑप्शन के अलावा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर लीस्ट हेल्पफुल चीज जो आपको बतानी थी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज असिस्टिंग ए क्लाइंट विद डाइवर्टिकुलोसिस टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फूड्स। ए नर्स है, वो असिस्ट कर रही है क्लाइंट को जिसको डाइवर्टिकुलोसिस हो रहा है, और उसको अप्रोप्रिएट फूड खाने के लिए सलाह दी जा रही है। तो कौन सा फूड उसको अवॉइड करना है? ठीक है दोस्तों, तो डाइवर्टिकुलोसिस कंडीशन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा खाने के अंदर कौन सी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको ब्रांच सीड खाने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और फ्रेश जो पीचेस है वो भी खानी चाहिए, ठीक है। और कुकुम्बर सलाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुकुम्बर सलाद आपको नहीं खाने चाहिए दोस्तों, ये जो है क्या होता है, मना किया जाता है। और ईस्ट रोल भी आप खा सकते हैं। तो कुकुम्बर सलाद आपको नहीं खाने हैं जब भी पेशेंट जिसको डाइवर्टिकुलोसिस हुआ है, डाइवर्टिकुला हुआ है, तो उसको ये नहीं खाने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ब्रांड फूड्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ब्रांड फूड्स बेसिकली क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। लेकिन कुकुम्बर सलाद क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। इसलिए कुकुम्बर सलाद को कम कर देना है आपको बाकी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ए क्लाइंट विद रेक्टल कैंसर शेड्यूल्ड फॉर द एब्डोमिनल रिसेक्शन। एक क्लाइंट है जिसको रेक्टम का कैंसर हुआ है, जिसको एब्डोमिनल जो है पेरिनियल रिसेक्शन होने वाला है। तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ प्रोसीडियर। एक पेशेंट है जिसको कॉलोन रेक्टल का कैंसर हुआ है और इसको एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन सर्जरी हो चुकी है। तो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में देनी है नर्स को, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, उस पेशेंट के अंदर क्या वो टीचिंग कराएंगे कि भाई आप किस प्रकार से इरिगेट करो इलियोस्टोमी को, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट लॉस को स्टॉप करेंगे इंसिजन एरिया पे से, या फिर हाइबर फाइबर डाइट के लिए इंक्रेज करेंगे, या फिर आप फैसिलिटेड पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन किसको रखना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रखना है आपको कि किस प्रकार से जो पेरिनियल वुंड ड्रेनेज है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं आप। जो ड्रेनेज होगा पेरिनियल एरिया में से, उसको किस प्रकार से आपको केयर करनी है, इसके बारे में आप क्या है प्रायोरिटी जो नर्सिंग केयर जो है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर की, वो आप करेंगे कि
पेरिनियल एरिया से जो वुंड है वहाँ पे ड्रेनेज किस प्रकार देखने को मिल रहा है, उसकी केयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द नर्स इज परफॉर्मिंग डिस्चार्ज ट्रीटिंग टू द क्लाइंट विद डिलीवर डाइवर्टिकुलोसिस हु हैड बीन प्लेस्ड टू द लो राउज्ड डाइट, विच फूड वुड हैव टू एलिमिनेटेड फ्रॉम द क्लाइंट डाइट। एक पेशेंट है जिसको डिस्चार्ज ट्रीटिंग आप टीचिंग दे रहे हैं, जिसको क्या हुआ है, डायबिटिकोलोसिस की सर्जरी हुई है और उसको लो रफेज डाइट पे रखा गया है। तो कौन से फूड को एलिमिनेट कर देना है क्लाइंट की डाइट में से, मतलब कि ऐसे फूड को एलिमिनेट करिए जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देते हैं, ऐसे फूड को आपको मना करना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, रोस्टेड चिकन इंपॉर्टेंट, नूडल्स इंपॉर्टेंट, क्रॉक कुक्ड ब्रेकलाई और कस्टर्ड। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जो क्लाइंट होता है डायबिटिकुलोसिस का, उसको ऐसे फूड्स नहीं खाने हैं जो कि गैस बनाते हैं पेट में, ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को भी बढ़ाते हैं, जैसे कि भाई कुक्ड ब्रोकलाई। ठीक है जी, कुक्ड ब्रोकलाई जो है, ब्रोकली, ये जो है आपको अवॉइड करना है, पेशेंट को मना करना है जिसको डायबिटिकुलोसिस की सर्जरी हुई है और वो घर पे जा रहा है, तो इसके बारे में बताना है कि आप कुक्ड ब्रोकलाई को नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो है गैस फॉर्मिंग फूड्स होते हैं जो कि गैस और ब्लोटिंग करवाते हैं पेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए न्यू मदर। ये नर्स है जो केयर कर रही है किसकी, अभी अभी माँ बनी है जिस महिला की। द नर्स आस्क वाई हर बेबी हैज लॉस्ट वेट सिंस ही वॉज बोर्न। तो माँ बोल रही है कि मेरे बच्चे का वजन क्यों गिर रहा है, जब से वो बच्चा जन्म लिया है तब से गिर क्यों रहा है बच्चे का जन्म, बच्चे का वेट क्यों गिर रहा है, ये पूछ रही है। तो नर्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए उस वेट लॉस को लेके, यानी कि कोई महिला है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, वो कह रही है कि मेरे बच्चे जब से भी जन्म लिया है ना, जब से उसका वेट गिरता चला जा रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो नर्स सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कौन सा देगी इसको लेकर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, द बेबी इज डिहाइड्रेटेड ड्यू टू पॉलीयूरिया, क्या ज़्यादा यूरिन की वजह से बच्चे डिहाइड्रेशन हो चुका है। द बेबी इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज की कमी की वजह से बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है। द बेबी इज एलर्जिक टू द फॉर्मूला मदर टू गिविंग, क्या बच्चे को एलर्जी हो चुकी है बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है उससे, क्या इस वजह से बच्चे का वजन कम हो रहा है। या फिर द बेबी कैन लॉस अप टू 10% ऑफ वेट ड्यू टू मिकोनियम स्टूल, लॉस ऑफ एक्स्ट्रासोलर फ्लूइड एंड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेबी जो है ये 10% तक अपना जो वजन है इसको कम करता है, 10% वेट जो है बच्चे का लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है, क्योंकि जो मिकोनियम यानी कि जो बच्चे का पहला स्टूल होता है, पहला जो स्टूल होता है बेबी का, इसको ये इनगल्फ कर जाता है बच्चा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो भी कम हो जाता है बच्चे का। और इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशिएशन की वजह से भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसका डी ही बन पाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10% बच्चे का लॉस, पहले वेट लॉस होगा फिर उसके बाद में बढ़ता है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाता है जो आपको बताना है मदर को। अब बात करते हैं, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ लेरेंगल कैंसर। एक नर्स है जो किसी पेशेंट की केयर कर रही है जिसको क्या हुआ है, लेरेंग्स का कैंसर हुआ है। क्या हुआ है, लेरेंग्स का कैंसर हुआ है। तो विच फाइंडिंग एज एसेंडेटेड इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। तो कौन सी चीज, कौन सी जो हिस्ट्री है वो कॉमन होगी इस डायग्नोसिस में। तो दोस्तों ध्यान रहे, जब भी लेरेंगल कैंसर होता है किसी पेशेंट को, तो डायरिया देखने को मिलेगा, उसको क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, कॉमन होता है। और थ्रोट कैंसर भी देखने को मिल सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो ऑप्शन डी सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि भाई ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलता है जिनको लेरेंगल कैंसर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और ऐसे पेशेंट को क्या हो सकता है, जो थ्रोट कैंसर है ना, ये भी देखने को मिल सकता है। तो ए, बी और डी ऑप्शन गलत है, जी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इससे रिगार्डिंग।
नेक्स्ट बात करते हैं, द रिमूवल ऑफ द लेफ्ट लोअर लॉब ऑफ द लंग इज परफॉर्म्ड ऑन द क्लाइंट विथ लंग कैंसर। ध्यान रहे दोस्तों, एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट लोअर लोब जो लंग का है वो निकाल दिया गया है, जिस पेशेंट के लंग्स कैंसर हुआ है। तो कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव मेजर जो है यूजुअली इंक्लूड करना चाहिए नर्स को प्लान के अंदर? यानी कि एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट लोअर लोब जो लंग का है वो निकाल दिया गया है क्योंकि उसको लंग कैंसर हुआ था, तो कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव मेजर उसको लेना चाहिए, अपने प्लान के अंदर इंक्लूड करना चाहिए जब वो केयर करेगी ऐसे पेशेंट की? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ट्रैकेस्टोमी करेगी, कैलोस्टेट ड्रेनेज करेगी, मीडियोस्टेनल ट्यूब लगाएगी, या फिर परक्यूजन करेगी वाइब्रेंट का ड्रेनेज का? तो ध्यान रहे दोस्तों, जिस पेशेंट के लंग्स कैंसर हुआ है और लंग्स कैंसर होने के बाद में लंग्स के पार्ट को निकाल दिया गया है, तो ध्यान रहे दोस्तों कि उस पेशेंट का जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है वो इंपॉर्टेंट चालू करना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इंपॉर्टेंट है कि भाई टेकिस्टोमी जो है प्रॉब्लली नहीं की जाती, और परक्यूजन वाइब्रेशन ड्रेनेज जो है ये भी नहीं किया जाता, लेकिन आप क्लोज चेस्ट ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट का, ताकि उसका जो ड्रेन है पूरा फ्लूइड, ठीक है, वो सब बाहर निकल जाए। ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाना चाहिए, और पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर काफ़ी, कि हमेशा आप प्लेन के अंदर जोड़ना है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज को। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 आवर आफ्टर बर्थ, 6 घंटे बाद बच्चे के जन्म के, द इन्फेंट इज फाउंड टू हैव एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ओवर द राइट पैराइटल एरिया दैट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग एज। एक बच्चा है, 6 महीने 6 घंटे हुए हैं उसको जन्म हुए, ठीक है, उसके जो राइट पैराइटल बोन जो है, एरिया जो है, वहां पर क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, और वो जो स्वेलिंग है वो सूचर लाइन को क्या नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। तो इससे ध्यान पड़ता है आपको कि एक पेशेंट जो एक बच्चा है जन्म लिया है अभी अभी, और उसके राइट पैराइटल साइड, पैराइटल बोन जो एरिया है वहां पर क्या है, स्वेलिंग हो रही है, लेकिन वो स्वेलिंग जो है सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो वो किस प्रकार का एक फाइंडिंग होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बर्थ इंजरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्थ इंजरी कहलाती है, जिसके अंदर क्या होता है, आप सिफेलो हीमेटोमा और आपका कैपुट सक्सेडेनम, ये 2 प्रकार की बर्थ इंजरी होती है। अब ये इसका आंसर तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि सिफेलो हेमाटोमा के अंदर जो है स्वेलिंग क्या है, ऊपर ही रहती है, और है ना, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती। लेकिन इसके अंदर ध्यान है दोस्तों, इसके अंदर सूचर लाइन को क्रॉस कर जाएगी। क्या आ जाएगी? सूचर लाइन को क्रॉस करेगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सूचर लाइन को क्या करेगी, इसके अंदर क्रॉस करती है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर सूचर लाइन क्रॉस करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रिजॉल्व हो जाती है बेसिकली आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि जो स्वेलिंग होती है पेराइटल एरिया पे उसे कहते हैं सेफेलोहेमाटोमा। ये एरिया, इसके अंदर क्या होती है, जो है ना आउटसाइड द क्रेनियम है ना, आउटसाइड द क्रेनियम, ये है ना ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती, ये भी बात है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, और लेकिन इसमें सूचर लाइन को क्रॉस कर देती है और इसमें ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, सिर्फ स्वेलिंग देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज असिस्टिंग द रजिस्टर्ड नर्स with discharge instruction for a client with an implantable defibrillator, the discharge instruction is essential। एक नर्स है जो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रही है किसी क्लाइंट को, किसी व्यक्ति को जिसको क्या इम्प्लांट हुआ है, डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट हुआ है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करेगी नर्स? तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेशन सर्जरी हुई है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ऐसे पेशेंट को? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यू कैन नॉट ईट फूड प्रिपेयर्ड इन द माइक्रोवेव, आप माइक्रोवेव के अंदर प्रिपेयर हुए खाने नहीं खाओगे, क्या ये इंस्ट्रक्शन आपको देना है? यू शुड अवॉइड मूविंग द शोल्डर आउट ऑन द रेंज ऑफ पेसमेकर साइड विथ 6 वीक, आप 6 महीने तक, आप 6 वीक तक, सॉरी 6 हफ्ते तक
जहाँ पर आपको इम्प्लांट हुआ है शोल्डर, उस तरफ मूवमेंट नहीं करोगे, यानी कि उस शोल्डर का मूवमेंट नहीं करोगे आप 6 वीक तक। क्या ये बात बतानी है? तीसरा ऑप्शन है यू शुड यूज सेल फोन ऑन योर राइट साइड। आप अपने राइट साइड पे सेल फोन का यूज कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई ऑन द कमर्शियल एयरलाइनर विद द डिफिब्रिलेटर इन प्लेस। आप किसी भी कमर्शियल एयरलाइन यानी कि एरोप्लेन में नहीं बैठेंगे जब तक आपके डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ऐसे पेशेंट जिनको डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है इम्प्लांटेबल, उन पेशेंट को बताना है कि आप जो अपने सेल फोन का यूज कीजिएगा ना, तो वो ऑन योर राइट साइड में यूज कीजिएगा, ना कि लेफ्ट साइड में। जहाँ पर आपका हर्ट होता है लेफ्ट में, वहाँ पर आप सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। उस तरफ आप सेल फोन को ना, किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप फ़ोन उस कान की तरफ लगाइए मत। राइट साइड पर आप कान की तरफ लगा के बात कीजिए किसी से करना है तो। अब हमेशा फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो राइट साइड की तरफ यूज करके लगिए, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे मत कीजिएगा। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को कि यू शुड यूज योर सेल फोन ऑन योर राइट साइड। अपने राइट साइड में ही यूज करना है फ़ोन का, सेल फोन का लेफ्ट साइड में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट हो रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए क्लाइंट विथ कार्डियक स्टेप डाउन requires suctioning for the excess mucus secretion. The nurse should most careful to monitor the client with dysrhythmia during the procedure. एक क्लाइंट है जिसको कार्डियक सक्शनिंग दी जा रही है, ये क्लाइंट है जिसको कार्डियक स्टेप डाउन हो चुका है और उसको सक्शनिंग दी जा रही है, और उसको सक्शनिंग दी जा रही है तो, और क्यों दी जा रही है, क्योंकि म्यूकस के सिक्रेशन ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए सक्शनिंग के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है सभी म्यूकस सिक्रेशंस को। तो मस्ट केयरफुल होना चाहिए नर्स को डिसरिथमिया से ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे पेशेंट के अंदर आपको करना पड़ेगा, जब पेशेंट के कार्डियक स्टेप डाउन हो रखा है और पेशेंट को सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है क्योंकि इससे सिक्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो जब भी आप सिक्रेशन किसी पेशेंट को ज़्यादा होते हैं तो आप जब भी सक्शनिंग कराते हैं तो ध्यान रखिएगा उस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया से बचाव कराना है आपका, क्योंकि अब लगातार सक्शनिंग कराते हैं ना तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होती रहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट काम है, जितने ज़्यादा वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी उतने ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया के चांसेस बढ़ेंगे आप सभी को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेगल रेस्पॉन्स जो है सक्शन कराने की वजह से वेगस नर्व जो है ये क्या होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो अब जब भी सक्शनिंग कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए पेशेंट ब्रेडिकार्डिया ना हो पेशेंट को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द सेकुलर एब्डोमिनल एरोटिक्स एनोरिज्म, विच असेसमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसकी केयर कर रही है नर्स, जिसकी सर्जिकल रिपेयर ऑफ सेकुलर एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म हो रहा है, उस पेशेंट को उसकी सर्जरी की जा रही है, एब्डोमिनल एरिया पर एरोटिक एनोरिज्म हो चुका है और उसकी सर्जरी करके रिपेयर किया जा रहा है। तो विच असेसमेंट इज मोस्ट क्रूशियल ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड। तो ऑपरेशन से पहले कौन सा असेसमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट लेवल ऑफ एंजाइटी। लेवल ऑफ एंजाइटी क्या है क्लाइंट की, डर कितना लग रहा है उसको असेसमेंट करना, क्या ये इसका सही आंसर होगा? बी ऑप्शन, इवॉल्वेशन ऑफ द क्लाइंट एक्सरसाइज टॉलरेंस, पेशेंट की टॉलरेंस क्या है एक्सरसाइज को लेकर, उसको इवोल्वेट करना। सी ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल पल्स, उसकी पेरिफेरल पल्स के बारे में पता लगाना, ये आइडेंटिफाई करना। और फोर्थ है असेसमेंट ऑफ बोवल साउंड एंड एक्टिविटी, पेशेंट की बोवल साउंड और एक्टिविटी के बारे में पता लगाना, ये असेसमेंट करना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल होता है पोस्ट प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, ऑपरेशन से पहले ये पता लगाना कि जो
एरोटिक एनोरिज्म हुआ है उसके आगे जो पल्सेस है, उसके आगे का जो ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है सही से। क्योंकि अगर आप एनोरिज्म जब भी किसी पेशेंट को एनोरिज्म की सर्जरी कर रहे हो ना, एनोरिज्म को हटाने के लिए रिसेक्शन सर्जरी कर रहे हो, सर्जिकल रिपेयर कर रहे हो एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का, तो ध्यान रखना है कि आपकी जो पेरिफेरल पल्सेस है, जो आपके आगे के जो ब्लड सप्लाई है वो सर्कुलेशन में है कि नहीं है, पल्सेस फील हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो पता लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए क्लाइंट विद सस्पेक्टेड रीनल डिसीज इज टू अंडरगो ए रीनल बायोप्सी। एक पेशेंट है जिसको रीनल डिजीज हुई है, किडनी की डिजीज हुई है, जिसको रीनल बायोप्सी करवानी है। तो नर्स प्लान्स टू इंक्लूड विद स्टेटमेंट द टीचिंग सेशन। तो टीचिंग सेशन जब भी ऐसे पेशेंट का करेगी कोई नर्स, तो उसके बारे में क्या बताएगी, किस चीज़ को जोड़ना है टीचिंग सेशन के अंदर। ऐसे पेशेंट की सर्जरी होने वाली है जिसको रीनल डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है और रीनल बायोप्सी होने वाला है, तो पेशेंट को अपनी टीचिंग प्लान में क्या जोड़ना होगा, क्या चीज़ बतानी जरूरी है पेशेंट को नर्स के द्वारा। तो यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। आपको जब भी एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा तब आपको बैठे रहना है, क्या ये चीज़ बताएगी। सेकंड, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जो इस प्रोसीजर होगा इसके अंदर काफ़ी आपको दर्द होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, कि ये चीज़ आपको बतानी है। सी ऑप्शन, कि भाई यू विल बिगेन सम मेडिकेशन टू एनेस्थाइज द एरिया। आप कुछ मेडिकेशन लगा सकते हैं ताकि आप उस एरिया को सुन्न कर सके, क्या ये चीज़ बतानी है। या फिर फोर्थ ऑप्शन बताना है कि यू विल नॉट एबल टू ड्रिंक फ्लूइड्स फॉर 24 आवर बिफोर द स्टडी। आप 24 घंटे से पहले, 24 घंटे तक, जो सर्जरी होने से 24 घंटे पहले कुछ भी आपको नहीं पीना है, क्या ये चीज़ बतानी है। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये मतलब 24 घंटे बिफोर द स्टडी आप कुछ भी नहीं पी पाएंगे, ये आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग प्लान कौन सा होता है ऐसे पेशेंट को देने के लिए जिसकी सर्जरी होने वाली है, रीनल बायोप्सी की सर्जरी, सॉरी रीनल बायोप्सी जो होने वाली है, जिसको रीनल डिसीज है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको पेशेंट को सही चीज़ बतानी है कि कुछ पोर्शन ऐसे होंगे सर्जरी के अंदर, कुछ ऐसे पोर्शन आएंगे प्रोसीजर के दौरान जिसमें आपको थोड़ा पेन देखने को मिलेगा और डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। जब भी रीनल बायोप्सी कराते हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट और पेन तो पेशेंट को देखने को मिलता है सर्जरी जो प्रोसीजर प्रोसीजर के कुछ पार्ट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको जरूर बतानी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस ऑप्शन के रिलेटेड। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विद पॉसिबल परनीसिस एनीमिया। एक पेशेंट है जिसको परनीसिस एनीमिया हुआ है। विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। कौन सा डाटा इस चारों ऑप्शन में से बता रहा है कि हाँ ये ऑप्शन जो है परनीसिस एनीमिया को बता रहा है, यानी कि इस पेशेंट के अंदर परनीसिस एनीमिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, परनीसिस एनीमिया में कौन सी चीज़ देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। क्या उसके अंदर 10 पाउंड तक वेट लॉस कम हो जाता है 2 वीक के अंदर, या फिर पेशेंट जो है उसकी एक्सट्रीमिटीज नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है उसके हाथ पैरों के अंदर, या फिर उसकी जो टंग है वो रेड बीफी कलर की हो चुकी है, या फिर उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम/डेल हो चुका है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, उसका सही उत्तर है सी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। परनीसिस एनीमिया में बात की जाए तो आपको जो टंग देखने को मिलेगी पेशेंट की वो रेड बीफी टंग देखने को मिलती है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट साइन होता है परनीसिस एनीमिया का इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी रूम विद ए पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर। एक क्लाइंट है जो कि जिसको पॉसिबल फ्रैक्चर हो सकता है फीमर का, ये दिख रहा है। तो नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। तो नर्स क्या करेगी ये देखते हुए, एक क्लाइंट है इमरजेंसी रूम में आया है और उसको पॉसिबल फीमर का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर दिख रहा है कि भाई फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, तो नर्स को क्या करना है इस चीज़ को लेके। तो ध्यान रहे दोस्तों, ऑप्शन चारों दिए गए हैं आपके सामने, सही उत्तर कौन सा हो सकता है कि पेशेंट को क्या करना है, बक्स ट्रैक्शन लगाना है। क्या लगाना है, अगर पॉसिबल फ्रैक्चर हुआ है किसके अंदर, फीमर के अंदर, तो बक्स ट्रैक्शन लगाना होता है। क्योंकि बक्स ट्रैक्शन में लगाने के बाद में क्या होता है, ये जो है पेशेंट की पेन और पेशेंट के जो स्पाज्म है उसको कम करता है। पेशेंट को टेंडल पर पोजीशन कभी नहीं देनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रॉन्ग पोजीशन होती है ये। और आपको आइस भी नहीं लगानी है और एब्डोमिन एबडक्शन भी नहीं करना है पिलो का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बक्स ट्रैक्शन आपको करवाना है, जिसके बारे में मैं इमेज बेस्ड एमसीक्यू में पढ़ा चुका हूँ। मैंने पिछली क्लासेस के अंदर बक्स ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा दिया था।
नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लाइंट विद कैंसर इज अंडरगो एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम, द नर्स शुड। एक क्लाइंट है जिसको इंट्रावेनस पाइलोग्राम होना है और वो पेशेंट कैसा है, कैंसर का पेशेंट है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको देखते हुए। तो मान लीजिए तो क्लाइंट जिसको इंट्रावेनस पाइलोग्राम ऑर्डर हुआ है और उसको लेग्जेटिव और एनिमास दिया जाना है, ऑर्डर हुआ है, सो आस्किंग द क्लाइंट टू वॉइड बिफोर द टेस्ट इन ऑर्डर। पेशेंट को बोलना है कि आप क्या कीजिए, पहले यूरिन करके आइए, किसी भी पाइलोग्राम इंटरवेनस पाइलोग्राम देने से पहले आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप क्या करिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है, यूरिन करके आइए, क्योंकि फुल ब्लैडर जब भी होगा तो विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि किडनी और यूरेथ्रा का विजुअलाइजेशन किया जाता है इसके दौरान, किडनी और यूरेथ्रा को देखा जाता है पाइलोग्राम के द्वारा। इंटरवेनस पाइलोग्राम जब देते हैं किडनी और यूरेथ्रा को देखा जाता है। अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर या बात की जाए आपका ब्लैडर ही भरा होगा तो आप इन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है। इसलिए बोला जाता है पेशेंट को कि आप मेडिकेशंस जो भी है ले रहे हैं या फिर आप जो भी पाइलोग्राम इंटरवेनस आपको दिया जाना है तो उससे पहले आप यूरिन करके आइए, अपने ब्लैडर को खाली करके आइए, ताकि हमको क्लियर विजिबिलिटी मिल सके किडनी की और इम्पोर्टेंट यूरेथ्रा की और यूरेट्रा की। अब चलिए बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद मैलिग्नेंसी, द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इज TIS, द नर्स शुड प्लान केयर फॉर दिस ट्यूमर। देखिए दोस्तों, एक पेशेंट है, एक नर्स है जो केयर कर रही है किसी पेशेंट के जिसको क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। अब आपने जो क्लासिफिकेशन किया किसी कैंसर का, तो आपका जो ट्यूमर था, ट्यूमर TUMOR ट्यूमर, ट्यूमर को आपने डिनोट कर रखा है TIS से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पेशेंट को जो केयर करेंगे आप ट्यूमर की वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है हमेशा, इसका मतलब होता है क्या, ये TIS मतलब क्या होता है, कैंसर इन सितु। क्या होता है, कैंसर इन सितु, मतलब कि कैंसर जो है किसी लोकलाइज पार्ट में ही मौजूद है। कौन से पार्ट में मौजूद है, लोकलाइज पार्ट में ही मौजूद है, फैला नहीं है अभी, ठीक है, और प्राइमरी साइड पे ही मौजूद है। कहां पर मौजूद है, प्राइमरी साइड पे ही मौजूद है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है कि भाई अब इसका आंसर बताना है आपको कि आपको क्या आंसर हो सकता है इसका। तो ये जो है क्या है, ये जो है सितु है, क्या है, कैंसर इन सितु, मतलब कि किसी लोकलाइज पार्ट पे ही है, इसलिए इसको लिखा गया है TIS। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और साथ में शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ में। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और आगे के प्रश्न जो है 25 प्रश्न हम आगे कराएंगे आपको बाद में। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के दिए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।